हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, जो भी 10वीं क्लास को पढ़ने के लिए हमें निचली कक्षाओं के कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। अभी तक की कक्षाओं में हम उनको पढ़ रहे थे। आज से हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, बोर्ड के लिए जो भी आपके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं 10वीं क्लास के, उनको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और अब से जब तक भी आपकी क्लास चलेगी, तब तक हम केवल बोर्ड के कॉन्सेप्ट ही पढ़ेंगे, यानी कि 10वीं क्लास के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पहले चैप्टर के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले चैप्टर का नाम क्या है आपका, वास्तविक संख्याएं, जिन्हें हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। ठीक है। तो चलिए, रियल नंबर्स क्या होते हैं ये हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम डायरेक्टली अपनी एक्सरसाइज पे जंप करते हैं थोड़ा सा। ठीक है। तो सबसे पहली जो आपकी एक्सरसाइज आती है 1.1, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट या फिर सबसे पहली जो थ्योरम आती है वह आती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है ना। अब ये क्या कहती है प्रमेय, यह प्रमेय कहती है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होगा। a बराबर क्या होगा, बी क्यू प्लस आर होगा। ठीक है। चलिए, आप अभी इसको समझ नहीं पाए होंगे तो एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण क्या लिया, मान लीजिए कोई भी दो धनात्मक संख्याएं हैं, a बराबर 10 है और चलिए b बराबर मान लेते हैं 3। ठीक है ना। ये आपकी दो संख्याएं हैं। तो हमारी जो लेमा है, यूक्लिड डिवीजन लेमा या फिर यूक्लिड प्रमेय कह लीजिए, वह क्या कहती है कि किन्हीं भी दो धनात्मक संख्याओं के लिए, किन्हीं भी दो धनात्मक संख्याओं के लिए a बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। यानी कि a का मतलब क्या है, बड़ी संख्या। जो भी बड़ी संख्या होगी उसे हम a बोल देंगे, कि बड़ी संख्या को हम छोटी संख्या जो कि b है, साथ में एक संख्या का गुणा होगा जो कि q है, प्लस एक संख्या का क्या होगा, जोड़ होगा, जिसे कि हम r कहेंगे। और r क्या होगा, r हमेशा 0 से तो बड़ा या फिर बराबर होगा और b से छोटा होगा। r क्या होगा हमारा, 0 से बड़ा या फिर बराबर होगा और b से छोटा होगा। चलिए देखिए कैसे लिखेंगे, इसको समझने की कोशिश करें। 10 में क्या करेंगे हम, बड़ी संख्या जो है 10, उसमें छोटी संख्या का भाग दे दें 3 का। तो क्या हुआ, 3 तिया 9 और बचा कितना, 1। देखिए आपको ध्यान होगा, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, शायद सभी बच्चों को ध्यान होगा, भाजक बराबर भागफल गुणा भाज, अच्छा ये भाजक नहीं है, ये भाज्य है। भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल। यह एक कॉन्सेप्ट हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, पहले चैप्टर यानी कि जब हम निचली कक्षाओं के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। तो यह भी जो a बराबर बी क्यू प्लस आर है ना, यह भी बिल्कुल उसके जैसा ही है, यह भी सेम उसके जैसा ही है। भाज्य को हमने क्या बोल दिया, a, भागफल को क्या बोल दिया, b, भाजक को क्या बोल दिया, q, और शेषफल को हमने क्या बोल दिया, r। तो देखिए हमें यूक्लिड डिवीजन लीमा जो है इन दो नंबर पे लगानी है, 10 और 3 पे। तो मैं बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दे दूं, 10 का मैंने 3 में भाग दिया, 3 तिया 9, शेषफल बचा 1। अच्छा एक बार जल्दी से इनको रिवाइज कर लेते हैं। भाज्य क्या होता है, जिसमें भाग दिया जाता है, यहाँ पे क्या है 10 है। भागफल क्या होता है, जो कि भाग के बाद हमें फल प्राप्त होता है, यानी कि 3। ठीक है। गुणा भाजक क्या होता है, जिसका भाग दिया जाता है। भाजक के लास्ट में क है ना, तो जिसका में भी क्या आता है, आपको ट्रिक बताई गई थी। तो जिसका भाग दिया जाएगा वह भाजक होगा, तो भाजक भी 3 है। प्लस शेषफल क्या है, शेषफल होगा हमारा 1। शेषफल क्या होगा हमारा 1। तो आप देख सकते हैं 10 बराबर हमने क्या लिख दिया, 3 गुणा 3 प्लस 1। हमें यह दो धनात्मक पूर्णांक दिए गए थे 10 और 3। इन दोनों धनात्मक पूर्णांकों को हमने a बराबर बी क्यू प्लस आर की टर्म में लिख दिया है। और यही हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा या फिर जो प्रमेय है वह कहती भी है कि कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक ले लीजिए, कोई भी दो धनात्मक पूर्णांकों को इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कैसे व्यक्त करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दें और आप उसको इस रूप में लिख दें, भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल। वो अपने आप ही इस रूप में आ जाएगी, जैसा हमने लिखा ना 10 बराबर 3 गुणा 3 प्लस 1। तो यहाँ पे a हमें 10 दिया गया था, a 10 है ही, b बराबर 3 है तो b बराबर ये 3 है ही। अब आपसे कोई पूछे q और r का मान, तो क्या आ गया हमारा, q आ गया है 3 और r क्या आ गया है हमारा, r आ गया है यह 1।
तो इस तरीके से हम यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई भी दो संख्याओं पर यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा सकते हैं इस तरीके से। हाँ जी, समझ में आया क्या आपको? वाई और एन लिखकर बताइए जल्दी से, क्या आपको समझ में आया सभी बच्चों को? ईमानदारी से बताना है, यदि नहीं आया है तो एन लिखेंगे, आया है तो वाई लिखेंगे। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है शायद हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं आया है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। ठीक है ना, एक दूसरा क्वेश्चन हमने लिया, a बराबर 84 और b बराबर 4, यानी कि कोई भी दो धनात्मक पूर्णांकों पे हम लगा सकते हैं प्रमेय। तो मैं चलिए इस पे लगा लेता हूं, a बराबर 84 और b बराबर 4। ठीक है ना, होता क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो हम क्या करते हैं, 84 में पहले मैं 4 से भाग कर दूं, क्योंकि बड़ी 84 है, छोटी 4 है। तो 84 में मैं भाग करता हूं 4 से, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। इसको यहाँ 8 8 0, 4 उतारा, 4 एकम 4, 4 4 माइनस 4 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका भाजक क्या हो गया। यहाँ पर यदि मैं भाजक की बात करूं तो 4 है भाजक, यह हो गया आपका भाज्य, यह हो गया आपका भागफल, यह हो गया आपका शेषफल। ठीक है, तो देखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए की जगह तो क्या दिया है हमें 84 बराबर, क्या लिखेंगे, b होता है 4, 84 बराबर भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुणा भागफल, भागफल क्या है आपका 21 और प्लस शेषफल यानी कि रिमाइंडर है, प्लस आर या रिमाइंडर होता है शेषफल, तो शेषफल क्या है यहाँ पर 0। तो यह हो गया हमारा 0। तो यह हमारी इन दोनों पे 84 और 4, इन दोनों पे हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा दी है, या फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाकर इसको इस तरीके से हमने एक्सप्रेस कर दिया है। ठीक है ना। अच्छा, इसका यूज क्या होगा? अब आप कहेंगे कि सर ऐसे तो लिखने का मतलब क्या है, इसका यूज कहां पर आएगा? तो यूज अभी आपको पता लग जाएगा। यूज हम एचसीएफ निकालने में करेंगे। ठीक है ना, तो यूज के लिए अभी हम आएंगे, लेकिन अभी यहां तक आपको एक्सप्रेस करना आया क्या कि कोई भी दो नंबर दिए गए हो, किन्हीं भी दो नंबर को हम इस तरीके से कैसे लिख सकते हैं। आप डायरेक्ट या तो ये याद रखेंगे या फिर ये भी याद रख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, लेकिन यह थोड़ा सा बड़ा पड़ता है, तो आप डायरेक्ट इसको याद रखेंगे और पेपर में हमेशा क्या लिखेंगे, पेपर में यह वाला लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर ही लिखेंगे। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे आर क्या है, रिमाइंडर है, शेषफल है, तो शेषफल क्या होना चाहिए, हमेशा भाजक से कम ही होना चाहिए। इसलिए हम लिखते हैं जो रिमाइंडर है हमारा, वो 0 से तो बड़ा या छोटा हो सकता है, सॉरी 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, लेकिन भाजक से छोटा होगा। भाजक से क्या होगा, भाजक से हमेशा छोटा ही होगा। ठीक है, चलिए अभी बताइए समझ में आया या नहीं आया? कुल मिला के आपको जो दो नंबर है उनको इस प्रकार से लिखा आना चाहिए, जैसा हमने अभी लिखा है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के रूप में। सभी को आया? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देता हूं आपको। चलिए बहुत ही आसान है, बी बराबर, अच्छा मैं दो नंबर देता हूं आपको, ए बी कुछ नहीं लिख रहा हूं, 12,5। इस पे यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाइए, 12,5, इस पे यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाइए। इसी रूप में लिखना है आपको, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इस वाले रूप में लिखिए और कमेंट में आंसर करेंगे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, 12,5। अच्छा बेटा, एक है ना बात का ध्यान रखेंगे, देखिए काफी बच्चे क्या करते हैं, क्लास को बीच में छोड़कर जाते रहते हैं, फिर आते हैं, जाते हैं, आते हैं। मैं मानता हूं हो सकता है नेटवर्क इशू हो, आप खुद से नहीं कर रहे हैं, वह हो रहा है इंटरनेट की वजह से। लेकिन प्लीज यदि आप खुद से कर रहे हैं तो ऐसा नहीं करें, है ना। आप बीच में क्लास को छोड़कर मत जाइए, अदरवाइज आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे। चलिए 12 और 5 पे जल्दी से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे। हाँ जी, अच्छा नेट प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ इंटरनेट का इशू होता है। सभी बच्चे अपना अपना सॉल्व करेंगे बेटा।
सभी बच्चों को यूक्लिड डिवीजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो हम कहते हैं, उसका उपयोग करना है 12 और 5 पर। इसका मतलब हमें 12 या 5 में a बराबर बी क्यू प्लस आर इस फॉर्मेट में हमें लिखना है। ठीक है, अच्छा चलिए अभी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इस चैप्टर को हम थोड़ा सा जल्दी पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि ये चैप्टर बेटा आपको ध्यान हो तो पहले भी पढ़ाया जा चुका है, जब आपके सेट के एग्जाम्स थे तब भी आपको रिवाइज कराया गया था, ठीक है ना। तो 12 और 5 क्या है, बड़ी संख्या कौन सी है? 12। तो हम a किसको बोल देंगे? 12 को, और b किसको बोल देंगे? 5 को, ठीक है ना। तो 12 में भाग देते हैं 5 का, 5 दूनी 10, 12 माइनस 10 कितने बचे? 2। तो भागफल क्या आ गया है? 2। और शेषफल क्या आ गया? इसको मैं r बोल दूं, रिमाइंडर, शेषफल हो गया 2। और जो भागफल है q, इसको मैं बोल देता हूं q, जो भागफल है मेरा वह भी आ गया है 2, ठीक है ना। तो a बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। a क्या है? 12 बराबर b कितना है? 5 गुणा q कितना है? q मेरा आ गया है 2, तो 2 प्लस आर, आर कितना है? 2, तो यह भी हो गया 2। तो 12 बराबर क्या आ गया है? 5 गुणा 2 प्लस 2, ठीक है ना। तो यह आपकी यूक्लिड डिवीजन प्रमेय लग गई है। भागफल को क्वोशिएंट बोलते हैं, वहां से आया है q, ठीक है ना। भागफल को इंग्लिश में क्वोशिएंट बोलते हैं, क्यू से स्पेलिंग स्टार्ट होती है तो वहां से क्यू आया है। और शेषफल को रिमाइंडर बोलते हैं, आर से स्पेलिंग स्टार्ट होती है तो इसलिए इसे शॉर्ट में आर लिखते हैं। तो ये आ जाता है क्यू और आर, ठीक है। तो आई थिंक यूक्लिड डिवीजन प्रमेय सबको लगाना आ गया होगा। अब आप कहेंगे कि सर आखिर इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, हम क्यों ही लगा रहे हैं? तो देखिए, यूक्लिड डिवीजन जो प्रमेय है वह आपकी एक एल्गोरिथम में काम आती है। एल्गोरिथम मतलब क्या है? एक, ये मान लीजिए एक तरीका है, एक प्रोसेस है, बस उसमें काम आती है। अब एल्गोरिथम किस चीज का है, यानी कि किस चीज का तरीका है जिसमें कि यह जो हमने प्रमेय पढ़ी है यह काम आती है। तो वह तरीका है HCF निकालने का, महत्तम समापवर्तक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और शॉर्ट रूप में लिखते हैं HCF। तो किन्हीं भी दो नंबर का महत्तम समापवर्तक या फिर HCF निकालने का जो प्रोसेस है वह इस प्रमेय पर आधारित है, ठीक है। तो प्रमेय आपकी होती है यूक्लिड डिवीजन या फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय, और जो तरीका है HCF निकालने का उसे कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। एक बार और समझेंगे, देखिए हमें करना क्या है? हमें करना है दो संख्याओं का, दो धनात्मक संख्याओं का, यहाँ पे धनात्मक ही है, ठीक है ना, दो धनात्मक संख्याओं का मुझे में से निकालना है महत्तम समापवर्तक। तो इसका एक तरीका होता है, इसका तरीका है, उस तरीके को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम, ठीक है। यह तरीका है, और यह तरीका किस पर आधारित है? यह जो तरीका है वह आपका आधारित है यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर यह आपका तरीका आधारित है, ठीक है ना, दो संख्याओं का में से निकालने का। अब आप कहेंगे कि सर तरीका क्या है, यानी कि कौन सी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, किस तरीके से हम में से निकाल सकते हैं? तो वो हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे इससे पहले ये बताइए, कितने बच्चों को यह नहीं पता है कि में से क्या होता है? जिनको नहीं पता है वो एन लिखेंगे, जिनको नहीं पता है कि में से क्या होता है, HCF जिसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, वह क्या होता है, यह नहीं पता है, वो कमेंट में एन लिखेंगे। सभी बच्चों को पता है क्या में से क्या होता है? ईमानदारी से बताइए। ओके, ठीक है। अच्छा, मतलब यदि आप एन नहीं लिख रहे हैं तो मैं समझ रहा हूं कि शायद सभी को पता है, ठीक है। चलिए, तो तरीका तो हम बाद में देखेंगे, एक बारी आप 15 और 5 इसका में से बताइए, चलिए जल्दी से। 15 और 5 का में से क्या है? HCF।
15 और 5 का में से क्या होगा? महत्तम समापवर्तक HCF। जल्दी से बताएंगे कमेंट में। सर 1 मिनट गलती से हो गया ये। ठीक है, कोई बात नहीं। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जल्दी से सभी बच्चे। ओके, बाकी के बच्चे भी बताएंगे जल्दी से। पूज्य राजेश्वरी, ओके, आपका भी आंसर आ गया है। 1 2 3 4 5, ओके। अच्छा, मोनिका राजपूत की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, आप चेंज करना चाह रहे हैं आंसर या फिर यही है? कमेंट में लिख दीजिए दोबारा एक बार आंसर। ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा, चलिए, सतपाल सिंह की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, एक बार बताएंगे जल्दी से कैसे आया 15? अनम्यूट करके जैसे भी आपने सॉल्व किया है, कोई बात नहीं। अच्छा, कोई भी स्टूडेंट बताएगा कैसे आया 15? एक बार ईमानदारी से जल्दी से। अच्छा बेटा, देखिए कोई बात नहीं, यदि आपने जैसे भी सॉल्व किया है वैसे बता दीजिए। ठीक है, तभी तो आप सीखेंगे। यदि गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? ठीक है। अच्छा, मोनिका बेटा, आप बताएंगे आपका 1 कैसे आया? सर महत्तम में ना जो कॉमन आता है उसे लेना होता है, और 5 और 15 में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए 1 लिया था। ठीक है, ठीक है। चलिए, एक बारी मैं आपको जल्दी से बता रहा हूँ। 3 चीजें बता रहा हूँ। एक तो प्राइम फैक्टर्स यानी कि अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। एक मैसे और एक लैसे, जिसे हम एलसीएम बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, जल्दी से देखेंगे। अच्छा, मैसे क्या होता है? वैसे आपकी डेफिनेशन सही थी। ठीक है, तो 15 और 5 पे चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? 15 के यदि मैं गुणनखंड करूं तो सबसे पहले किस संख्या का भाग देता हूं? एक का तो हर में चला जाता है, 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का देकर देखते हैं। 3 पंच 15, फिर 5 आया, 5 में किसका भाग जाएगा? 5 का ही, 5 एकम 5। ठीक है ना, तो 15 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 गुणा 5। ठीक है, उसके बाद 5 को क्या लिख सकता हूं? 5 को तो 5 ही लिख सकते हैं, किसी और का भाग जाएगा ही नहीं। तो 5 को लिख दिया मैंने 5। ठीक है, या फिर कैफी बार ऐसे भी लिख देते हैं, गुणा 1 गुणा 1, क्योंकि एक गुणा से कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो गुणा 1 भी आप लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए में से क्या होता है। में से, इसका इंग्लिश में मतलब समझिए आप, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसा फैक्टर जो कि कॉमन है दोनों में ही। ऐसा फैक्टर जो कि दोनों में ही कॉमन है, वह कहलाएगा HCF। इन दोनों में कौन सा कॉमन है? 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, तो 5। एक यहां भी है, एक यहां भी है, तो गुणा में 1। तो 5 गुणा 1 क्या आ गया? 5 आपका आ गया है में से, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे हम बोलते हैं। और लैसे क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, वह क्या होता है? सबसे पहले तो आप देखिए, जोड़े बना लीजिए। जैसे 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे कॉमन है ना, तो 5 हमने लिखा। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो हमने एक यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद देखिए क्या बच गया है। ये 5 कवर हो गया, ये भी 5 कवर हो गया। इन 5 5 का मिला के हमने 5 लिख लिया। इस एक एक का मिला के हमने 1 लिख लिया। इसके अलावा और जो भी बच गया है, 3 बच गया है, इस 3 को भी लिख लीजिए। तो 5 गुणा 3 क्या आ गया? 15। तो 15 आपका लैसे हो गया, 5 आपका HCF हो गया। और ये आपके तीनों क्या हो गए? ये आपके गुणनखंड हो गए हैं। जो हमने 15 लिखा है ना, 3 गुणा 5 गुणा 1, या फिर 5 जो लिखा है 5 गुणा 1, यह हो गए हमारे गुणनखंड। और यदि हम यहाँ पर इस एक को हटा देते हैं तो यह हो गए हमारे अभाज्य गुणनखंड। क्योंकि एक आपका अभाज्य संख्या नहीं होती है, तो इसलिए आप हमेशा क्या लिखें? गुणनखंडों को लिखें। 3 गुणा 5 गुणा 1, 5 गुणा 1। ठीक है ना। अब मान लीजिए
मुझसे कोई कहता 15, 5 और 7, इसका में से बताइए, ठीक है। तो अब तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। 15 क्या है 3 गुणा 5, 5 क्या है 5, 7 क्या है 7, लेकिन देखिए तीनों में एक अभी भी कॉमन है। तो हम क्या कहेंगे, तीनों का में से क्या हो जाएगा, तीनों का में से केवल एक ही होगा, क्योंकि एक कॉमन है। और ले से क्या हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्तक। एक के बाद और क्या क्या बच रहा है, 5 बच रहा है तो 5 लिख दिया, 3 बच रहा है तो 3 लिख दिया, 7 बच रहा है तो 7 लिख दिया। तो इसको गुणा करके जो भी आएगा वो आपका हो जाएगा ले से, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, समझ में आया सभी को। बेटा प्लीज क्लास छोड़कर मत जाइए, मुझे समझ नहीं आता है काफी बच्चे क्यों चले जाते हैं। केवल अटेंडेंस के लिए प्लीज क्लास में मत आइए, ठीक है ना। अटेंडेंस से कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि आप नहीं समझेंगे चीजों को। आपकी बोर्ड के लिए स्पेशल क्लासेस लगाई जा रही हैं बेटा, जिससे आपको बेनिफिट हो सके। आपके इतने छोटे छोटे से डाउट है, बताइए मैसेल ऐसे, ये बहुत बेसिक चीजें हैं जिससे कि ये आपके डाउट्स क्लियर हो सके। लेकिन कुछ बच्चे अभी भी केवल अटेंडेंस के लिए आ रहे हैं। आपको भी पता है बोर्ड की परीक्षाएं ज्यादा दूर नहीं है। अच्छा, आप सभी बच्चे जो यहाँ पर हैं एक बार अपने क्लासमेट्स को, फ्रेंड्स को समझाएंगे, ठीक है ना, क्लास में, और उनको मोटिवेट करेंगे कि लाइव क्लास में आए। अभी तो बोर्ड की आपकी परीक्षाओं की तैयारी चल रही है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। किसी को डाउट हो तो इसमें जल्दी से एन लिखे। क्या मैं से होता है, क्या ले से होता है? किसी को भी डाउट नहीं है? ठीक है, तो चलिए मैं से और ले से तो हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। तो मैं से निकालने का ये तरीका जो होता है ना, यह तो होता है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। एक मिनट वेट करेंगे। यह जो हमने अभी तरीका देखा, यह तो होता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। लेकिन आपका जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वह इस तरीके से पूछा जा सकता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दो संख्याओं का में से निकालिए। तो वो कैसे निकालना है, वो हम अभी चेक करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। अच्छा, एक मिनट वेट करेंगे, लैपटॉप में कुछ इशू हो गया है, शायद आपको स्क्रीन नहीं दिख रही होगी। एक मिनट, चलिए मैं, एक मिनट वेट करेंगे सभी बच्चे बस। हाँ जी, तो हम पढ़ रहे थे कि दो संख्याओं का में से किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके हम दो संख्याओं का में से ज्ञात करेंगे, जो कि किस पर आधारित है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, 135 और 225। 135 यहाँ पे लिख लेते हैं, 135 और 225, इनका हमें में से ज्ञात करना है, यानी कि HCF ज्ञात करना है, ठीक है ना। HCF ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे, जो हमने अभी सीखी है। तो स्टेप 1 करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएं दोनों में। बड़ी संख्या कौन सी है, 225। तो 225 को A बराबर लिख देते हैं 225, और B बराबर क्या हो जाएगा 135, ठीक है ना। तो हम 135 का भाग दें 225 में। देखिए थोड़ा सा, अच्छा मैं थोड़ा सी अच्छी चीज समझा रहा हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। 125 को आप मान लीजिए लगभग लगभग कि 125 के आसपास होता है, 125 के आसपास होता है। और इसका यदि हम 2 से गुणा करेंगे तो 125 गुणा 2 होता है 250। 125 क्यों माना, क्योंकि गुणा करने में आसानी होती है। या फिर आप 135 माने तो 135 गुणा यदि हम 2 करेंगे ना, 2 बार भाग दें, तो वो चला जाएगा 250 से भी ऊपर। लेकिन हमारा भाजक तो क्या है, 225 है। तो कितनी बार भाग जाएगा, एक बार ही भाग जाएगा। अच्छा, मैं क्यों बता रहा हूं, जिससे कि आप पूरा गुणा करके देखे नहीं, लगभग लगभग आप आइडिया लगा ले, लगभग लगभग आप आइडिया लगा ले। या फिर और अच्छे से कैसे आइडिया लगा सकते हैं, 135 को 130 मान लीजिए, 130 गुणा 2 किया मन ही मन में। आपको ज्यादा पेन पेपर का उपयोग नहीं करना पड़े, मन ही मन में कर ले, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। जिसको समझ आ जाता है
अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है कोई बात नहीं, आप भाग देकर देख सकते हैं आराम से। 13 दूनी 26, 260 आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा 2 बार तो भाग नहीं जाएगा, एक ही बार भाग जाएगा। एक बार भाग देंगे 135, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, 90। तो हम कैसे लिखेंगे, ए बराबर क्या होता है हमें पता है, बी क्यू प्लस आर। ए क्या है 225, बी क्या है हमारा 135, क्यू क्या आया है हमारा भागफल 1, प्लस आर कितना आया है रिमाइंडर 90। ठीक है, तो हमने दो संख्याओं पर जो हमें दी गई थी जिनका हमें HCF निकालना है, उन पर हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम लगा रहे हैं, जो किस पर आधारित है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। तो पहली स्टेप में हमने उन दोनों पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगा दिया। अब देखिए, आपका रिमाइंडर 0 आया क्या, शेषफल 0 आया क्या, नहीं आया स्टेप 1 में। तो हम क्या करेंगे, स्टेप 2 पर जाएंगे, उसमें चेक करेंगे क्या रिमाइंडर से 0 आया क्या, शेषफल 0 आया, नहीं आया। फिर स्टेप 3 पर जाएंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाता। ठीक है, अभी हमारा 0 नहीं आया है शेषफल, तो हम क्या करेंगे, अब हम जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे वह 135 और 90 इन दोनों संख्याओं पर लगाएंगे। इस 225 को छोड़ देंगे क्योंकि इस पर लग चुकी है, इस पर हमने लगा दी है स्टेप 1 में। तो जब हम स्टेप 2 लिखेंगे तो इस बार कौन कौन सी संख्याएं लिखेंगे, 135 और 90। ठीक है ना, 135 और 90 लिखेंगे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, फिर से 90 का भाग देंगे 135 में, कितनी बार जाएगा, 90 एकम 90, 135 में से 90 गए 45 बचे, तो क्या हो जाएगा 135 बराबर बी कितना आया, बी आया है हमारा 90, क्यू कितना आया, क्यू आया है हमारा 1, प्लस आर शेषफल कितना आया 45। तो क्या सेकंड स्टेप में भी हमारा शेषफल 45, सॉरी शेषफल 0 आया क्या, नहीं, सेकंड स्टेप में भी हमारा शेषफल 0 नहीं आया है। तो इस बार हम स्टेप 3 पर जाएंगे, स्टेप 3 लिखेंगे, लेकिन इसके लिए संख्याएं कौन कौन सी होंगी फिलहाल स्टेप 3 के लिए, क्योंकि 135 पर तो लग चुकी है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो फिर से हम इस 45 को लेंगे यानी कि शेषफल को, और इसको लेंगे यानी कि भाजक को। तो इस बार संख्याएं हो जाएंगी 45 और 90। बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या है हमारी इस बार 90। तो 90 में भाग देंगे 45 का, तो 90 में भाग दिया 45 का, 45 दूनी 90, 90 माइनस 90 0। तो क्या लिखेंगे, ए 90 बराबर बी 45 गुणा क्यू कोशेंट यानी कि भागफल 2 प्लस रिमाइंडर शेषफल 0। तो देखिए स्टेप 3 में जो हमारा शेषफल है वह 0 आ गया है। तो अब में से क्या होगा, तो इस वाली स्टेप का जो भाजक होता है, जो ये 45 आया है ना भाजक, यह होगा आपका में से, यह होगा आपका में से यानी कि महत्तम समापवर्त है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यह जो पूरा तरीका है इसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और आप हर एक एक स्टेप को देखेंगे ना, छोटी छोटी को, तो इसमें लगाया क्या है हमने, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ही तो लगाई है सारी स्टेप्स में। तो इसीलिए कह रहा था मैं, ये आधारित है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर, इसलिए आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका सिखाई गई थी ताकि आप हर एक स्टेप में लगा सके, इसका मैसे निकाल सके। तो 45 आपका मैसे हो गया। कितने बच्चों को समझ में आया, वाई लिखें, नहीं आया एन लिखें जल्दी से। ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, वैसे और भी हैं लेकिन वो इतने एग्जाम में आते नहीं है, यदि आएगा तो इस टाइप के आने की ज्यादा संभावना है। समझ में आया क्या, अच्छा यदि नहीं आया है तो एन लिखेंगे, अपना डाउट पूछ लेंगे, आ गया है तो वाई लिखें। सभी को समझ में आ गया है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा एक बच्चे ने शायद बेटा कमेंट में नहीं बताया है, पंकज समलियान की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपको आया क्या, पंकज समलियान की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपको समझ में आया क्या, जल्दी से बताइए। पंकज समलियान की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, अच्छा बेटा आप हैं भी या फिर फोन,
ठीक है, चलिए, तो यह आपका क्या हो गया है, एचसीएफ हो गया है 45 यानी कि 45। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद हम दूसरे हमारी प्रश्नावली पर चलते हैं, प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 में क्या है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो चलिए हम देखते हैं कि सबसे पहले आपकी जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है वह क्या कहती है। उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, वैसे हमने वो अभी अभी रिवाइज कर ली है। क्या कहते हैं, अच्छा सबसे पहले तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। वह संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या फिर अगर सिंपल सी भाषा में कहूं भाज्य संख्याएं, तो ऐसी संख्याएं जिनमें खुद के और एक के अलावा किसी और संख्या का भी भाग चला जाता है। उदाहरण के तौर पर दो संख्याएं लेते हैं, 4 और 5। 4 को आप देखेंगे तो इसमें किस किस का भाग जा रहा है, एक तो खुद का तो चला ही जाएगा, 4 का भाग जाएगा, 4 एकम 4, और हमेशा एक का भाग तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि एक का गुणा 4 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो खुद के और एक के अलावा इसमें दो का भी भाग जाता है, 2 दूनी 4। तो ऐसी संख्याएं जिनमें एक और खुद के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग चला जाता है वह हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पर 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 9 हो गया। ठीक है, ये सारी भाज्य संख्याएं हैं। उसके बाद आती है अभाज्य संख्याएं, बिल्कुल इसके अपोजिट। 5 देखिए, 5 में क्या एक और 5 यानी कि एक और खुद के अलावा क्या और किसी तीसरी संख्या का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। तो ऐसी संख्याएं जिनमें केवल खुद का और एक का भाग जाता है, उसके अलावा कोई और तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता, भाज्य संख्याएं सॉरी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 5 हो गया, अच्छा मैं उदाहरण लिख देता हूँ, 5 हो गया, 7 हो गया है, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया है, 19 हो गया। ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं, इनमें एक और खुद के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, अब आप कहेंगे अच्छा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। ठीक है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4। आप कहेंगे कि सर एक क्या है, तो आपको नोट में लिख कर दिया गया है, काफी बार बताया भी गया है, एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है ना। तो ये होती हैं आपकी भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। चलिए अब हम आते हैं प्रमेय पर, क्योंकि प्रमेय में ये जरूरी है इसलिए आपको बताया गया था इनकी डेफिनेशन। ठीक है, चलिए, अच्छा 1 मिनट वेट करेंगे, मैं फिर से मैसेज कर देता हूँ। काफी बच्चे क्लास छोड़कर चले जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है शायद वो अटेंडेंस के लिए ही आते हैं। चलिए ठीक है। वरना मैम को बता देना हमारे स्कूल में तो कि बच्चे ना अटेंडेंस के लिए आते हैं। हाँ, एक बार ही शायद मैं अभी गौरव सर से बात करूंगा, तो वो हो सकता है गौरव सर आपके स्कूल में भी आए। ठीक है ना। ठीक है, चलिए, तो अब अभी हम चलते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पर। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, जो भी हमने पढ़ा भाज्य मतलब जिसमें तीसरी संख्या का भी भाग चला जाए, दो संख्याओं के अलावा जिनमें तीसरी संख्या का भी भाग चला जाए, तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में भी लिखा जा सकता है। भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए 210 ही है, 210 है, क्या यह एक भाज्य संख्या है, 210 बिल्कुल एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो 210 को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल। कैसे करेंगे अभाज्य गुणनखंड, या फिर कैसे लिखेंगे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, तो 210 लिखा और हमने अभाज्य गुणनखंड की विधि पढ़ी हुई है। ठीक है ना। तो 210 में सबसे पहले भाग देना शुरू करते हैं, 2 का देते हैं क्योंकि यह एक सम संख्या है, सम संख्या में 2 का भाग चला जाएगा। तो 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 पंच 10। ठीक है, 105 आ गया। फिर हम 3 का भाग देते हैं, तो 3 तिया 9, 3 पंच 15, 35 बार चला गया। फिर 5 का भाग देंगे, 5 7 35। फिर 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7। तो 210 को हमने क्या लिख दिया, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, तो आपको क्या बताया जा रहा है, 210 को क्या और किसी रूप में लिखा जा सकता है क्या अभाज्य गुणनखंड, नहीं। अभाज्य गुणनखंड तो यही आएंगे 210 के। तो आपसे यही बताया जा रहा है
कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और यह क्या होगा, यह आपका अद्वितीय होता है, यानी कि यह फिक्स होता है। इन चार संख्याओं के अलावा और कोई संख्या अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं आएगी 210 के। यानी कि यदि आपसे पूछा जाता है 210 के अभाज्य गुणनखंड बताइए, तो केवल यह चार ही आएंगे, इनके अलावा कोई और नहीं आएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में तो लिखा जा ही सकता है, और वो फिक्स भी होंगे, ऐसा नहीं वो बदलेंगे, वो फिक्स हो जाएंगे। यानी कि अभाज्य गुणनखंड हमारे यही होंगे 210 के, इनके अलावा कोई और नहीं होगा। ठीक है, तो यह होती है आपकी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या आपको? अच्छा, कुछ भी नहीं है वैसे, प्रमेय का कोई बहुत ज्यादा यूज भी नहीं है और बहुत टफ भी नहीं है। बस आपको प्राइम फैक्टर्स अभाज्य गुणनखंड निकालिए, और यह कहा जा रहा है कि जो प्राइम फैक्टर्स अभाज्य गुणनखंड निकले हैं किसी संख्या के, वो वही रहेंगे, फिक्स रहेंगे। ठीक है ना? चलिए, समझ में आ गया है ना? ठीक है, तो देखिए, इनको आपको कुछ नहीं है, ये सारी भाज्य संख्याएं हैं, इनको आपको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। मैं मान रहा हूं सभी को आता होगा। एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, कोई भी 140 का कर लेते हैं। कैसे करेंगे एक बारी तरीका मैं आपको फिर से बता देता हूं, वैसे आपको आता है, हमने काफी डिटेल में पढ़ लिया है। 140 सबसे पहली आपकी देखिए सम संख्या है, तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा। ठीक है ना? तो 2 का भाग देते हैं, 2 7 14 और 0 की 0। फिर 70 एक सम संख्या आई है, तो 2 का भाग इसमें भी चला जाएगा, तो 2 का भाग देते हैं, 2 तिया 6, 2 पंज 10। 35 आपकी एक विषम संख्या है, 2 का नहीं जाएगा। 3 का देके देखते हैं, 3 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि 3 के पहाड़े में कहीं नहीं आता। 3 दाई के 30 आता है, फिर 33 आएगा, फिर 36 आएगा, 35 नहीं आएगा। 4 का भाग देंगे, वो नहीं होगा क्योंकि सम संख्या नहीं है। 5 का भाग देके देखते हैं, 5 7 35, तो चला गया। फिर 7 का भाग देंगे तो 7 का भाग 7 में ही जाएगा, 7 एकम 7। यहाँ पर 1 आ गया है भागफल, तो हमारा यह पूरा गुणनखंड पूरा हो गया है। तो 140 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है ना? तो देखिए, 140 एक भाज्य संख्या थी, हमने इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया है। ठीक है ना? और यही इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। अब ये फिक्स है, अब ये बदलेंगे नहीं। कभी भी 140 के आप गुणनखंड निकालिए, ये हमेशा फिक्स ही रहेंगे। तो आपसे यही कहा जा रहा था कि फिर वो फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो 140 के मैंने निकाल दिए, आप चाहें तो इनको ट्राई देख करके देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपको होमवर्क रहेगा, इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल के देखेंगे। चलिए, यह समझ में आया? तो आपको देखिए एचसीएफ और एलसीएम मैंने बता दिए हैं। एचसीएफ और एलसीएम क्या होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं। अच्छा, 5 गुना 1001, हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये चेक करना पड़ेगा 1001 कहीं कोई भाज्य संख्या तो नहीं है। 1001 अभाज्य संख्या होनी चाहिए, किसी और का भाग तो नहीं जा रहा है 1000 में, 1001 में। ठीक है ना? वो देखना पड़ेगा, यदि भाज्य अभाज्य है। अच्छा हाँ, 7 का चला जाएगा ना, ठीक है ठीक है। 1001 इतनी बड़ी शायद अभाज्य संख्या नहीं होगी, फिर भी एक बार चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना? चलिए, तो अब हम करते हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं, ये क्यों सिखाया गया है? अच्छा, फिर से आप ये कहेंगे कि सर ये क्यों सिखाई गई है, तो अब ये इसमें काम आएगी। ठीक है ना? एचसीएफ और एलसीएम की अभाज्य गुणनखंड करने की जो विधि है, जो कि हम ऑलरेडी अभी सीख चुके हैं, उसमें काम आती है। उसमें पता ही है आपको, अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ते हैं, तो उसमें काम आती है यह विधि, इसलिए हमने पढ़ी है। ठीक है, चलिए, अब देखिए आपका क्या आता है। अच्छा, ये क्वेश्चन है, चलिए इसको आप सॉल्व कर दीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 510 और 92, इनके आप पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, वो मैंने आपको निकाल कर दिए गए हैं। तो अब इनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। चलिए, 510 और 92, 510 के अभाज्य गुणनखंड ये हैं, 92 के ये हैं। इसका पहले एचसीएफ लिखेंगे, मान लीजिए कुछ भी आता है, कुछ भी आता है, मान लीजिए 500 आता है तो 500, कॉमा फिर एलसीएम लिखेंगे, मान लीजिए एलसीएम 1000 आता है तो 1000। ऐसे लिखें सभी बच्चे, पहले एचसीएफ कॉमा एलसीएम, इस फॉर्मेट में लिखेंगे 510 और 92 के।
कमेंट में आंसर करना है। $510 और 92 का HCF निकालना है और LCM निकालना है। पहले HCF लिखेंगे फिर LCM लिखेंगे। आपको बताए गए थे HCF क्या होते हैं, LCM क्या होते हैं। अच्छा, या फिर LCM है ना थोड़ा बड़ा निकलेगा, गुणा काफी बड़ा होगा, तो आप पहले HCF निकाल दीजिए। पहले HCF लिखेंगे सभी बच्चे, LCM थोड़ा बड़ा होगा। HCF लिख दीजिए सभी बच्चे। पहले सभी बच्चे HCF लिखेंगे। अच्छा, आपने पूरा गुणा कर लिया है, ठीक है। HCF लिख दीजिए सभी बच्चे, ठीक है। अच्छा, अब LCM को है ना गुणा की फॉर्म में लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आपका उत्तर आता है, आप जिनको भी गुणा करके अपना उत्तर निकालेंगे ना, गुणा मत कीजिए, खाली लिख दीजिए। जैसे 3 गुणा 5 गुणा 7, यदि आपको लगता है यह LCM है तो इसके रूप में लिख दीजिए। गुणा थोड़ा बड़ा होगा इसलिए उसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा, तो आप डायरेक्ट गुणनफल के रूप में लिख दीजिए, उसको सॉल्व मत कीजिए। ठीक है, अच्छा समय थोड़ा सा कम है, चलिए मैं बता देता हूँ। HCF तो क्या होगा, इनमें जो कॉमन फैक्टर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 2 2, तो HCF तो हो गया 2। LCM क्या होगा, एक तो ये कॉमन फैक्टर है जो 2 2 ये दोनों में आ रहा है, LCM ये लिख दिया। गुणा क्या क्या बच गया है, ये 2 बच गया है, यह कहीं पर नहीं आया है, यह 2 लिख दिया। यह 23 बच गया, यह 23 लिख दिया। यह 17 बच गया, यह 17 लिख दिया। यह 5 बच गया, यह 5 लिख दिया। यह 3 बच गया, यह 3 भी लिख दिया। तो इनको जब पूरा गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा आपका LCM। अच्छा, अलग अलग आ रहे हैं, मैं एक बारी जल्दी से कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ। चलिए इसका उत्तर भी, 1 मिनट वेट करेंगे। 60 इंटू 23 इंटू 17, 23,460। 23,460 ये आएगा इसका LCM। सर 3 से गुना करना भूल गया था। अच्छा कोई बात नहीं, हाँ इसलिए मैंने आपको बता दिया 23,460। अच्छा मोनिका बेटा, आपने है ना शायद इस दो को, इन दोनों को है ना अलग अलग लिया है। ये दो अलग अलग नहीं आएंगे। इनका तो HCF आ गया ना, तो ये दोनों ही काउंट हो गए दो, तो इनको फिर यहाँ पे एक ही बार लिखेंगे, इनको 2 बार नहीं लिखेंगे। दूसरा 2 कौन सा आया है, ये जो काउंट नहीं हुआ था HCF में, यह 2 आया है। ठीक है, समझ में सर आया क्या। 510 को सीधा 92 से गुणा कर दिया था। अच्छा नहीं, ऐसा नहीं करना है। 510 गुणा 92, हालांकि आप कर सकते हैं, देखिए बाद में जाके ना आंसर सही आ जाएगा उससे भी। लेकिन यदि आपसे कोई पूछता है क्या वो LCM है क्या, वो LCM नहीं है, ठीक है ना। हालांकि देखिए हम LCM का उपयोग कहाँ पे करते हैं, यदि हम उपयोग की करें तो उपयोग हम बाद में जाके फ्रैक्शंस में यूज करते हैं, रैशनल नंबर्स में यूज करते हैं। वहां पे आपके उत्तर उससे सही आ जाएंगे। आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपके उत्तर है ना यहाँ पे गलत हो जाएंगे। अच्छा आ रहा हूँ, 1 मिनट, सतपाल सिंह की आईडी से जो स्टूडेंट है आपसे, ठीक है ना। तो वो LCM आपका नहीं आएगा, तो वो गलती नहीं करेंगे। आप इसी तरीके से अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा अपना आंसर लिखेंगे LCM का, ठीक है। हाँ जी, सतपाल सिंह की आईडी से जो स्टूडेंट है, कोई डाउट है क्या बेटा, आपने एड्रेस किया था, क्या बोल रहे हैं। यही आंसर आया सर मेरा। आंसर आ गया ना, ठीक। चलिए, अच्छा अब इंपॉर्टेंट चीज कि हमने क्यों पढ़े HCF और LCM भी, ठीक है। तो आपकी जो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय होती है वह, अच्छा वो तो उसका एक सफल जो यूज है या फिर कह लीजिए उसका जो उपयोग है वो यहाँ पर होता है। एक आपकी थ्योरम होती है या फिर कह लें एक फॉर्मूला होता है, किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणा, मान लीजिए कोई भी दो संख्या है A और B, तो इनका जो गुणा होता है वह होता है इनके HCF का गुणा
और इनके एलसीएम का गुणा। यानी कि किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणा क्या होता है, उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। ए गुणा बी क्या होगा, ए और बी का एचसीएफ गुणा ए और बी का एलसीएम, ये हो जाएगा ए गुणा बी। ठीक है ना। तो आपको एचसीएफ निकालना आना चाहिए, एलसीएम निकालना आना चाहिए। क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दिया गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये तो एचसीएफ और एलसीएम हमें निकालना है, तो ये आपके होमवर्क में रहेगा। एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, इसमें कोई प्रमेय का उपयोग नहीं आ रहा है। ठीक है, हाँ ये देखिए क्या दिया गया है, दो संख्याएं हैं 306 और 657। इसका एचसीएफ दिया गया है 9। हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है इन दोनों संख्याओं का। तो हमने क्या पढ़ा है अभी, ए गुणा बी बराबर क्या होते हैं, ए और बी का एचसीएफ गुणा ए और बी का एलसीएम। तो ए और बी दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 306 गुणा बी कौन सी है, 657, कुछ भी लिख सकते हैं, बराबर एचसीएफ क्या दिया गया है 9, तो 9 गुणा एलसीएम। तो देखिए 9 एलसीएम के गुणा में है, हमें एलसीएम का मान निकालना है, इधर ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा 9, क्योंकि यहाँ पर गुणा में है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 306 गुणा 657 बटा 9। तो चलिए 9 से काट लेते हैं, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 9 चौके 36, तो 634 गुणा 657, ये आपका आ जाएगा एलसीएम। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको निकालना आना चाहिए। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर एचसीएफ और एलसीएम निकालने की तो इसमें जरूरत ही नहीं पड़ी, आपने हमें निकालना क्यों सिखाया। तो निकालना आपको इसलिए सिखाया, हो सकता है मान लीजिए आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका और इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए और यह सिद्ध कीजिए कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के। तो जब आपको सिद्ध करने का आ जाए तो आपके एचसीएफ और एलसीएम निकालने पड़ सकते हैं। ठीक है ना। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आपका, जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आई थिंक ये आज की क्लास को, हाँ जी, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, अदरवाइज आपकी प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2 ये दोनों के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो यही बनते हैं। ठीक है ना। अभी यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप जा सकते हैं। आपकी आज की क्लास यहीं तक थी, नेक्स्ट क्लास में रिवीजन जरूर करके आना है।